नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और बनक्सल। दोस्तों, हम इस टॉपिक पर हैं कि हमें कैसे, जब हम घर लेते हैं, हाउ टू बाई मोर हाउस पर हाउस। दो घर हैं, दोनों सेम साइज के हैं, दोनों मान लो कि 500 या 700 स्क्वायर फुट के हैं, दोनों की कीमत भी सेम है, समझ के चलते हैं। समझ लो कि दोनों के 50 लाख हैं, लेकिन एक घर में बहुत सारे फीचर्स हैं जो दूसरे में नहीं है। तो आपको ये सारे फीचर्स एग्जामिन करने चाहिए। और आप जब घर देखते हो ना, तो सिर्फ स्क्वायर फुट के हिसाब से मत देखो, सिर्फ कारपेट के हिसाब से मत देखो, क्योंकि संभव है कि सेम 500 स्क्वायर फुट में एक घर में यू आर गेटिंग मोर हाउस पर हाउस। आपको ज्यादा घर मिल रहा है उन्हीं 500 स्क्वायर फुट के अंदर। कैसे? तो बॉस, बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी बात यह है कि अगर आपका सीलिंग का हाइट ज्यादा है एक घर में, तो यू आर गेटिंग मोर हाउस पर हाउस। अगर क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, हवा अच्छा आता जाता है, धूप अच्छा है, धूप घर में आना चाहिए, कभी तो आना चाहिए, ठीक है, हाइजीनिक रहेगा तो रहने के लिए धूप आना जरूरी है। तो धूप आता है, चाहे वो यानी किसी सीजन में आता हो और ना आता हो, लेकिन ओवरऑल एक आपको उजाला वाला घर चाहिए होता है। तो उस घर में धूप आ रहा है कि नहीं, अब ये सब देखने के लिए ऑब्वियसली आपको रीसेल फ्लैट ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर्स आपको घर दिखाते नहीं है, आपको घर देखने ही नहीं देते हैं आजकल, और सिर्फ आपको उनके भरोसे में घर लेना पड़ता है, ब्रोशर देख के घर लेना पड़ता है, या सेल्समैन की बातें सुन के घर लेना पड़ता है। तो ये तो होने वाला काम नहीं है, क्योंकि अगर ये काम करोगे तो आप दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आप वो चीज ले रहे हो जो आपके लाइफ सेविंग्स को खा जाएगा। यानी अगर आपका घर सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपकी फैमिली उसमें सुख समृद्धि के साथ जी नहीं सकती है, ऐसे घर को लेके आप जिंदगी भर के दुख पाल रहे हो और उसका तुम ईएमआई भी भरोगे। यानी जितना मैं कहूं उतना कम है। ये टाइप की मूर्खता मत करो। घर लेना है, देख के लो, समझ के लो, परख के लो, बार बार परख के लो, एक बार नहीं। अब दोस्तों, आप जब स्कूल में जाते हो ना, तो स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि लोग आपको जज करेंगे, टीचर आपको जज कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको जज करेंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने वेल मैनर्ड हो, अच्छी तरह से बात करते हो, वगैरह वगैरह। दोस्तों, दुनिया में ये सब नहीं चलेगा। आपको कोई जज करे या न करे, आपको कोई मैनरलेस कहे या न कहे, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप घर ले रहे हो या लेने की सोच भी रहे हो, तो ये बात निकाल दीजिए मन से कि आपको अच्छा लगना है, भला लगना है, किसी मेहमान की तरह बर्ताव करना है वो घर दिखाने वाले के साथ, चाहे वो एस्टेट एजेंट हो, चाहे वो घर का मालिक हो, चाहे वो उस घर में रहने वाला टेनेंट हो। आपको अच्छा लगना है, भला लगना है, ये सब ठीक है, प्रोविजनल है। अगर हो सके तो लगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेन चीज नहीं है आपके लिए। मेन चीज आपके लिए ये है कि आप घर को हर तरीके से परख लो, हर तरीके से देख लो, ध्यान से देख लो, स्क्रूटिनाइज कर लो। तो इसमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। पहली बात है कि 2 लोग जाओ। वो दूसरा बंदा जो आपके साथ आएगा, बहुत ही ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए ये डिसीजन मेकिंग में। अगर आपके वाइफ या गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो, तो प्लीज सावधान रहो कि वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस न करें, क्योंकि यहां पे एक डिसीजन मेकर होना जरूरी है। लेकिन 2 लोग जाओ, 2 लोग जाओ, और आपके साथ में एक नोटबुक होना जरूरी है, एक मेजरिंग टेप होना जरूरी है। आप मेजरिंग टेप निकालोगे और 2-3 रूम्स को नापने लगोगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई साहब ये अपना होमवर्क कर रहा है। तो इसको जितना कॉपरेशन दे सकते हो उतना कॉपरेशन दो। अगर वहां पे उसने गलत लगाया कि आप मेजर क्यों कर रहे हो, तो बात खत्म हो गई, वहां से निकल लो भाई, वो घर नहीं देखना है।
अगर वो आपको मेजर भी नहीं करने दे रहा है रूम कि रूम का साइज कितना है, तो आप छोड़ ही दो, आगे मत बढ़ो। आपको क्या क्या देखना है, रूम का साइज तो सिर्फ शुरुआत है। प्लीज आप हर एक रूम का साइज एक बार देख लो, समझ लो कि बेडरूम 10x12 का है या 10x11 का है या 9x10 का है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा। इंप्रेशन पे मत जाओ, एक्चुअल मेजर करो, एक एक इंच में फर्क पड़ने वाला है। और एक नोटबुक में लिखो बेडरूम 10x12 फुट 3 इंचेस लिखो। आप प्रोफेशनल लगोगे, सही लगोगे। आप लिखो, फिर आप लिखो सीलिंग हाइट, मेजर करो। वो स्टिफनेस वाला एक स्टिफ वाला मेजरिंग टेप आता है, उससे आप चेक कर सकते हो उसको हाइट को टेप को खड़ा करके कि हाइट कितना है। सीलिंग का हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो 9.5 फुट है या 10 फीट है या 10.5 फीट है, ये इसमें फर्क है। और फर्क ये है कि आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा, आप ऊपर भी माले वगैरह बना सकते हो, यानी वॉल सपोर्ट करते हैं, वहां पे आप कबर्ड वगैरह लगा सकते हो। तो हाइट की जरूरत है, और हाइट से रूम ठंडा रहता है, उसके कूलिंग प्रॉपर्टीज, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, उसके अकूस्टिक प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। आवाज आप जब बात करोगे तो हाइट कितना है उससे पूरा आपका रूम का फील बदल जाता है। तो सीलिंग चेक कर लो। दूसरी बात, क्रॉस वेंटिलेशन देख लो। आप निसंकोच होके पूछो ये कहां पे फेस कर रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ये ईस्ट फेस कर रहा है या वेस्ट फेस कर रहा है। कभी कभी यानी वो सूरज की किरण इस तरह से नहीं पड़ते हैं कि आपको समझ में आए कि ये ईस्ट है या वेस्ट है। निसंकोच होके पूछो ये कहां का फेसिंग है, देखो ये कहां को फेसिंग है, ये इसका विंडो ईस्ट है वेस्ट है, तो आप दिमाग लगाओ कि या नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट है, क्या है। आप दिमाग लगाओ कि धूप घर के अंदर कैसे आएगा, किस सीजन में आएगा, थोड़ा सा सोचो। धूप कड़क धूप आ रहा है, आएगा दोपहर को आएगा सुबह को आएगा, ये सब एक बार सोच के ले लो कि इसमें क्या है, धूप कहां से आएगा ये भी देख लो। सामने बिल्डिंग पड़ता है या सामने पेड़ है, क्या है वो भी एक बार समझ लो। हवा कैसे, हवा का बहाव कहां से आएगा ये सब समझ लो, जरूरी है। सोच लो, जितना बने उतना अपना कोशिश करो। खिड़की खोल के, विंडो खोल के देखो, हवा को सूंघो। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए, शायद घर वाले, वो जो गृहस्थ है या जो रहता है वहां पे या एस्टेट एजेंट, सवाल भी करो और वो जो सवाल का जवाब देता है उसे वेरीफाई भी करो। मैं आपको कुछ क्रूशियल बातें बताता हूं। क्या आप जब विंडो ओपन करते हो, चाहे वो बेडरूम विंडो हो या किचन विंडो हो, वहां से स्मोक आने की संभावना है या नहीं है? कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे हमेशा कंटिन्यूअस स्मोक आते रहेगा। क्यों? क्योंकि या तो वो इंडस्ट्रियल जोन में होते हैं, और इंडस्ट्रियल जोन में हालांकि आपका घर रेसिडेंस उन्होंने बना दिया है, लेकिन उन्होंने बनाया है इंडस्ट्रियल जोन में, तो सामने है कोई फैक्ट्री। वो फैक्ट्री शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहां से धुआं अगर आता है, आपको पता लगाना है वहां से धुआं आता है कि नहीं, या वहां से नॉइस, मशीन का खड़खड़ खड़खड़ आवाज आता है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। पता लगाओ पहले कि यहां से कौन सी आवाजें एक्सपेक्टेड हैं। आप अगर बहुत आप फ्लोर राइज में जरा ऊंचे पे चले गए, 20 माले 25 माले पे चले गए, तो ऐसे मत समझो कि सारा जो पोल्यूशन है वो नीचे के नीचे ही रहेगा। नहीं, आपके यहां भी आएगा। ऐसे नहीं है कि आप 50वें माले पे चले गए तो सारा पोल्यूशन नीचे रह गया और ऊपर कोई बद हवा नहीं आएगी, कोई स्मोक नहीं आएगा। ऐसे नहीं है, बिल्कुल आएगा, शायद कम आएगा, लेकिन दूर दूर से आएगा। ध्यान रखो, आपके घर के पास अगर कोई डंपिंग ग्राउंड है, चाहे वो देवनार का डंपिंग ग्राउंड हो या कांजूर मार्ग का डंपिंग ग्राउंड हो, वो डंपिंग ग्राउंड कहां पे है एक बार ध्यान से देख लो। कोई बड़ा सा डिपो अगर है, ग्रेन्स रखने का डिपो या एग्रीकल्चरल मार्केट या ए टाइप का कुछ भी अगर है, बहुत बड़ी चीज अगर कुछ है, फैक्ट्री टाइप की एक्टिविटी, शमशान। मैं आपको एक बात ध्यान दिलाता हूं कि शहर में जगह जगह पे शमशान घाट रहते हैं। मैं सुपरस्टिशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं,
लेकिन शमशान से कंटिन्यूअस स्मोक निकलता है, दिन रात धुआं निकलते रहेगा। आप अपनी एरिया के बारे में समझ लो कि यहां से शमशान घाट 1 किलोमीटर पे है या आधे किलोमीटर पे है या 200 मीटर पे है। क्योंकि अगर शमशान घाट ज्यादा नजदीक है तो जब हवा इस तरफ चलेगी, आपके घर के तरफ चलेगी, तो आपको स्मोक इनहेल करना पड़ेगा। और वो स्मोक खास करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भाई साहब, आप अगर रोज डेड बॉडीज का स्मोक इनहेल कर रहे हो और दिन रात ये डेड बॉडी का स्मोक आने वाला है और जलते हुए लकड़े का स्मोक आने वाला है, तो बॉस मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको साइकोलॉजिकली कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो सकते हो या आपको अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखो। ऐसे न करो कि आप कहीं पे घर ले लो और पता चले कि शमशान घाट वहां से आधा किलोमीटर दूरी पे है और धुआं फैलता है। धुआं सीधा ऊपर नहीं जाता है, धुआं फैलता है, ध्यान रखो। विंटर वगैरह में ज्यादा फैलेगा, जब ठंड रहती है ज्यादा फैलेगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो जानना जरूरी है। कुछ नोन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है, एग्जाम्पल देता हूं RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। चेंबूर जैसे एरिया में आपको अगर जाना है तो आपको जान लेना चाहिए कि आप कहां पर हो विद रिलेशन टू राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर इस टाइप के कोई फैक्ट्रीज से आप कितने दूर हो, ये जान लेना जरूरी है। तो बॉस आप सवाल पूछो। और एक बात मैं आपको समझाता हूं, आप जब घर लेते हो, आप घर देखने जाते हो, तो एस्टेट एजेंट आपसे उतावल करवाएगा। वो कहेगा मैं आपको 4 घर नहीं, मैं यानी 1-2 घंटों में मैं आपको 4-5 घर दिखा दूंगा। वो उसका काम कर रहा है, वो ठीक है, उसकी जगह वो ठीक है, लेकिन आप अपना काम करिए। आप उसकी सुविधा मत देखिए, आप ये मत देखिए कि वो लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप मेजर करिए घर को, हर तरह से मेजर करिए, ये आपका काम है। हर दीवार पर हाथ दौड़ाओ, हर एक दीवार पे हाथ दौड़ा के आओ एक बार, प्लीज टच द वॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर भेज होगा तो आपको पता चलेगा, वेटनेस, डैम्पनेस, जो लीकेज सीपेज से आता है। आप किस मौसम में घर को देख रहे हो मैं नहीं जानूंगा। आपको पास सोचना है कि ये मैं मॉनसून में दीवार को टच कर रहा हूं या फिर मैं समर में दीवार को टच कर रहा हूं, और दीवार को टच कर रहा हूं वेट दीवार क्यों है, ये दीवार वेट क्यों है, ये एक्सटर्नल दीवार है या ये किसी के बाथरूम, ऊपर वाले के बाथरूम से सीपेज हो रहा है दीवार, या फिर मेरे ही घर के बाथरूम से पानी सीपेज हो रहा है, तो क्या है ये भेज क्या है, टच करो। फॉल्स सीलिंग है, ध्यान दो, फॉल्स सीलिंग को लाइटली मत लो। कुछ फॉल्स सीलिंग्स ऑर्नामेंटल होते हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ फॉल्स सीलिंग्स ऐसे होते हैं जो छुपाने के लिए बनाए जाते हैं। यानी ऊपर का आपका जो प्लास्टर, यानी जिस घर को आप देख रहे हो उसका अगर प्लास्टर खराब है, वो बिल्डिंग डाइलैपिडेटेड है, लेकिन वो डाइलैपिडेटेड जो सीलिंग है उसको छुपाने के लिए एक फैंसी पीओपी का ये बना दिया गया है फॉल्स सीलिंग। तो ध्यान रहे कि वो फॉल्स सीलिंग तो गिरेगा, ऊपर से यानी छत भी गिर सकता है। तो आरसीसी का कंडीशन क्या है, एक बार कहीं ना कहीं जाके जिस रूम में आपको आरसीसी का कंडीशन को देखने को मिलता है वहां पे देखो कि क्या हो रहा है। मैं जो आपको एडवाइस दे रहा हूं, ये एडवाइस से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं या करोड़ों रुपए बच सकते हैं। तो ये सारे जो काम करने चाहिए आपको निसंकोच होके करना ही चाहिए। संभव है कि एस्टेट एजेंट आपको येड़ा बोलेगा, आपको शर्मिंदा करेगा, कहेगा क्या है यार ये मगजमारी करता है, इतना टाइम खा रहा है। संभव है, पॉसिबल, लेकिन आपको अपने तरफ का ड्यूटी निभाना है, आपके अपने फैमिली के तरफ का ड्यूटी निभाना है, और अपने खुद के पैसों का, अपने लाइफ सेविंग्स को सुरक्षित रखने का ड्यूटी निभाना है।
आप बहुत सीरियस पोजीशन में हो, हल्के में मत लो, बहुत ही सीरियस पोजीशन में हो। घर सिलेक्ट करना कैजुअल काम नहीं है, कैजुअल मूड में मत जाओ, किसी के सामने अच्छे लगने के लिए मत जाओ, किसी भी सूरत में आपको अच्छा नहीं लगना है, आपको काम करना है। तो आप घर को मेजर करिए, विंडोज कहाँ पे है ये देखिए, उसके विंडो कहाँ के फेसिंग है ये देखिए, कहाँ पे गार्डन मिलता है, कहाँ पे रोड पड़ता है, कहाँ पे शमशान घाट पड़ता है, कहाँ पे झोपड़पट्टी पड़ता है, कहाँ पर एसआरए की बिल्डिंग्स पड़ते हैं, देखिए आप, नजर मारिए। घर को क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ही आवश्यक नहीं है, लेकिन यूजफुल है। विंड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, सनलाइट, ये सब होना, जैसे मैंने कहा, बहुत ही आवश्यक नहीं है, कम लेकिन आवश्यक है। तो एक प्रमाण में होना जरूरी है, एक मिनिमम है जो जरूरी है। उसको कॉम्प्रोमाइज करके आप अगर कहोगे कि नहीं नहीं मैं विंडो बंद करके एसी में रहूंगा, तो आप नहीं रह सकोगे, और अगर रहोगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपकी फैमिली बीमार पड़ जाएगी। तो ये काम मत करो। और एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, आप रहोगे सिर्फ बिल्डिंग फ्लैट में ही नहीं रहोगे, आप फ्लैट से बाहर अपने बिल्डिंग में रहोगे। तो एक बार आप चल के जाइए, लिफ्ट में आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब बिल्डिंग से उतरते हो ना, स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना थोड़ा आसान होता है। तो मैं कहता हूं 6-8 माले या 10 माले या 15 माले आप उतर लो, आप स्टेयरवेल से उतरो, आप स्टेयरकेस देखो, आप दूसरे यानी इधर उधर देखो, नजर दौड़ाओ, सीलिंग पे, रूफ पे, यानी हर चीज पे नजर दौड़ाओ, नजर दौड़ाओ, कान खुले रखो, देखो क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हवा कैसे आ रहा है, ये सारी बातें आप परख लो। दीवार पे जैसे मैंने कहा, वॉल्स की क्वालिटी देखो, कहां पे भेज है बिल्डिंग में। मैं अभी आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं, वो घर तो ठीक है, जरूरी है कि भेज नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर भेज दिखा तो आप एक्सप्लेनेशन मत लो उससे कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ बारिश है, बारिश का मौसम है इसलिए भेज है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर क्यों है, आप थोड़ा साइंटिफिक तरीके से दिमाग लगा के देखो कि क्या हो सकता है, और उसके कहने पे मत जाओ, आप खुद अपना इंडिपेंडेंट माइंड से देखो। आपका ब्रोकर आपको कुछ कहेगा उस बिल्डिंग के बारे में, बहानेबाजी करेगा, प्लीज बात मत मानो, भरोसे पे मत जाओ। वो कहेगा अरे भरोसे पे दुनिया चलती है, भाड़ में गया भरोसा और भाड़ में गया दुनिया। लोग आपको बाटली में उतार देते हैं, आपके पैसे लेने के बाद कोई भरोसे की बात नहीं रहेगी। तो आप हर चीज को ध्यान से देख लो, परख लो। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं, लेकिन ये स्ट्रेस करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप मेजर करो, आप देखो कौन से डायरेक्शन में है, और अगर कोई, या जैसे कि बाथरूम के विंडोज हैं, तो आप नजर डालो कि ये बाथरूम की विंडो में कहां मेरी वाइफ नहाएगी और सामने वाला विंडो से क्या दिखता है, ध्यान दो। आपके बेडरूम के विंडोज ओपन करके देखो और बालकनी ओपन करके देखो कि कौन सा बालकनी सामने पड़ता है, या कौन सी खिड़की सामने पड़ता है, कौन सा विंडो सामने पड़ता है और कितना दूर है। ध्यान दो कि भाई तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहेगी, या सामने वाली खिड़की से कोई आपकी पत्नी का नेकेड फोटोज उतारेगा, बैठे बैठे टेलीफोटो लेंस लेके यानी मजे करेगा। संभालो, ये सारी बातें पहले से सोच लेना पड़ता है। ये भी सोचना पड़ता है कि ये बिल्डिंग में लिफ्ट हैं, तो पुराने टाइप का अगर लिफ्ट है, जाली वाला लिफ्ट मत लो, क्योंकि कोई बच्चा हाथ डाल देगा तो हाथ कट जाता है ऐसे लिफ्ट्स में। तो नए वाले लिफ्ट्स होने चाहिए। मोस्टली ऑफ कोर्स नए बिल्डिंग्स में नए वाले अच्छे वाले लिफ्ट्स होते हैं, जिसमें ये ग्रेट्स नहीं होते हैं। ये टाइप के जो मेटल के ग्रेट्स थे, जिसमें से बच्चे अगर हाथ डाल देते थे और लिफ्ट मूव हो गया तो बच्चे का हाथ गया, तो ये टाइप की बिल्डिंग्स में लो ही मत। पीओपी जहां पे है, बहुत सावधान रहो कि क्यों पीओपी लगाया गया है, वो डेकोरेटिव है या किसी चीज को छुपाने को लगाया है। अच्छा, वॉल्स के ऊपर अगर टाइल्स लगाते हैं, मैं बाथरूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिटिंग रूम या बेडरूम की बात कर रहा हूं,
कि अगर किसी ने वॉल के ऊपर टाइल्स लगाए हैं, टाइल क्यों लगाया है? क्योंकि एक कुछ टाइप के रफ टाइल्स होते हैं, वो लगाने से आप छुपा सकते हो कि यहाँ पे भेज का प्रॉब्लम है, मॉइस्चर का प्रॉब्लम है। तो आप मॉइस्चर के लिए बहुत ध्यान दो, क्योंकि मॉइस्चर, भेज, गीलापन किसी भी मकान के लिए, किसी भी फ्लैट के लिए पॉइजन की तरह होता है, स्लो पॉइजन है। दीमक का कहीं भी साइन दिखे, आप पूरे बिल्डिंग में देखो, ध्यान दो, सीढ़ी उतरो, स्टेयरवेल से देखो, कहीं भी दीमक का, कोई दीमक चाटने का वो दिख रहा है क्या, संकेत दिख रहे हैं? अगर संकेत दिख रहे हैं तो बॉस संभालो, क्योंकि दीमक कभी कभी 10 माले के बिल्डिंग में भी चढ़ जाते हैं अगर उसकी बनावट ठीक नहीं है। तो ये आप ध्यान दो, आप वो वहां पे ध्यान दो कि ये जो ड्रेन पाइप्स जो उतर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, एक बार जाके नजर मार के आओ कि ड्रेन पाइप्स उतर कहाँ रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात, कुछ बिल्डिंग्स होते हैं जिसको बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बनाया होता है बिल्डर ने, कुछ इनोवेटिव तरीके से उसने सारे छज्जे को गोल आकार और सारे विंडोज को गोल आकार और बहुत सारे नखरे, बहुत सारे ड्रामेबाजी होता है उस बिल्डिंग के बनावट में। ये बिल्डिंग से डरना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा आपको ड्रामेबाजी दिखता है, गोल ऐसे राउंड सर्कुलर विंडोज हैं और वेंटिलेशन एरियाज है, एलिवेशन है, यानी बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी है, और खास करके मैं वापस कहता हूं सर्कुलर या डेकोरेटिव, तो उससे संभाल के रहना जरूरी है। क्योंकि वो जब मेंटेनेंस पे आएगा ना, वो बिल्डिंग सुनर और लेटर मेंटेनेंस खाने वाला है, और तब आप बहुत भारी पैसे दोगे उसके, वो कारीगरी के लिए, दोबारा उस कारीगरी को रेस्टोर करने के लिए। यानी बहुत ज्यादा कारीगरी वाली बिल्डिंग से बचना बेहतर होता है। बिल्डिंग को सीधा और प्लेन होना चाहिए। अच्छा, आप जब चलते हो, जिस फ्लोर पर आप चलोगे ना, नंगे पांव मोस्टली चलोगे, ध्यान दो आवाज कैसे आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स में या कुछ बिल्डिंग्स में ऐसे होता है कि वो जो स्लैब है वो पतला है, आपकी एड़ी की आवाज सुनाई देगी, आपको एको सुनाई देगा, धम धम धम। तो एक बार, या फिर टाइल्स के नीचे हॉलो होता है तो दौक दौक सुनाई देगा। टाइल के नीचे हॉलो है या फ्लोर का ये पतला है, आपको पता लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल एक मैसेज ये दे रहा हूं कि अच्छे लगने के बारे में, जज होने के बारे में मत सोचो, ध्यान दो, एक नोटबुक लो, सारी जो आपके ऑब्जर्वेशन है लिखो, और फिर आप डिस्कस करो और परख के फ्लैट खरीदो। बार्गेनिंग बाद में आता है, पहले फ्लैट को परख लो कि उसके फीचर्स क्या है, और जिस फ्लैट में ज्यादा फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं, उसे खरीदो। मैं हूं आपका